अच्छा, हमने लास्ट में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तक डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजिक्स को, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। और उसमें रेडियो एक्टिविटी इंक्लूड नहीं था। अभी रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली चैप्टर नंबर 2 होगा इसका। और चैप्टर 1 में जैसे हमने बात की थी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ही है बस। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा कि जब रेडिएशंस एमिट होती हैं किसी भी एलिमेंट से, तो या किसी एटम के न्यूक्लियस से, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने के बाद उसको वापस स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए वो अपने न्यूक्लियस को जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उन्हें बाहर एमिट करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसे वाटर से फुल कंप्लीट फिल कर दिया, उसके बाद भी आप उसमें और वाटर ऐड करते जाओगे, तो डेफिनेटली वो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो रहा है वो उसे बाहर की तरफ जो है वो मूव करवाता रहेगा जब तक कि वो वापस अपनी स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए। क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसे रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर मूव करवा देगा, और जितनी कंटेनर में स्पेस है उतना वाटर सिर्फ वो कंटेन करेगा। तो इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करता है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम में से जब आपके पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होंगी, ये प्रोसेस होगा रेडियो एक्टिविटी का। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस एक तो रैंडम होगा, और दूसरी बात ये कि ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये रैंडम प्रोसेस है, और दूसरा ये कि स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, रैंडम प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इसका कोई पैटर्न नहीं होगा, जैसे हम बाकी सारे रिएक्शंस के कुछ ना कुछ इक्वेशन पैटर्न्स लिखते हैं, फिक्स होते हैं वो। तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होगा। ये प्रोसेस आपके पास कभी भी स्टार्ट हो सकता है, किसी भी पैटर्न में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें ये रैंडम वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प आउट करेगा। तो द एमिशन डू नॉट अकर इन एनी पैटर्न। तो एनी न्यूक्लियस कैन डिके एट एनी टाइम। एनी टाइम। अच्छा, रैंडम के बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस आएगा। ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में
जब हमें कोई इक्वेशन या कोई रिएक्शन समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उनमें बेसिकली आंसर वो इसी से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आएगा स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस का क्योंकि पैटर्न कोई भी नहीं है, इसी तरह से अगर आप इसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज करने की कोशिश करो, फॉर एग्जांपल आप इसे हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कराओ, आप इसे लो टेम्परेचर यानी कूलिंग बिल्कुल उसमें परफॉर्म करवाओ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल कंडीशन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे हम बाकी सारे चैप्टर्स में अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे हमने, यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो इसे इफेक्ट कर सकता हो। ठीक है, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन रेट ऑफ एमिशन। तो इसमें आपके पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर ये सारे जो फैक्टर्स थे, इनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो इनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है तो आपके पास चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सब में ये फैक्टर्स जब आते हैं तो इसकी वजह से आपके पास फिर काफ़ी वेरिएशंस बन जाती हैं, लेकिन इनमें ये फैक्टर्स वर्क ही नहीं कर रहे। तो इसमें आपके पास इनसे रिलेटेड कोई वेरिएशंस आएंगी ही नहीं। इसके बाद जब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे, तो टाइप्स में जो सबसे पहली कैटेगरी आएगी वो आएगी अल्फा, बीटा पार्टिकल, गैमा, रेस। तो बेसिकली अल्फा और बीटा आपको पार्टिकल फॉर्म में मिलेंगे, और गैमा जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर में हमने इसका नाम पढ़ा था। एक्स रेज के ऊपर जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वही वाली बेसिकली गैमा रेज है। तो जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था कि ये कैंसर ट्रीटमेंट और उन सब के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन तीनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आएगी, और इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल में सबसे पहले अगर हम इसकी नेचर की बात करें, मतलब ये आपके पास दिखने में कैसा होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो बेसिकली इसकी नेचर जो होगी वो हीलियम न्यूक्लियस की जैसी होगी। 2He4। तो बेसिकली जितना आपके पास हीलियम का मास और उसके प्रोटॉन नंबर वगैरह होंगे, वैसा ही नेचर जो है वो अल्फा के लिए होगा। और दूसरी बात ये कि जो इसका सिंबल हम लिखेंगे, इसका सिंबल हम इस तरह से लिखेंगे। तो या तो आप नंबर्स के साथ लिख दो अल्फा, या सिर्फ अल्फा आप लिख दो, तो दोनों इसके सिंबल्स करेक्ट होंगे। फिर तीसरी बात ये कि इसका चार्ज, चार्ज की वैल्यू +2 होगी, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू +2 हो जाएगी, सिंपल। फिर उसके बाद करेंगे पेनिट्रेशन पावर की। अब क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास हैवी होता है इन तीनों में से,
क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका सबसे ज्यादा मास बनता है एटॉमिक। तो इसकी वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। जैसे अगर आप देखो सॉफ्ट बोर्ड की एग्जांपल लो, सॉफ्ट बोर्ड में आप कॉमन पिन को जब पेनिट्रेट करवाते हो, वो इजीली पेनिट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसका जो एरिया होता है, उसका मास होता है, वो कम होता है। अगर उसी की जगह पर आप नॉर्मल पेन या पेंसिल को उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी जो टिप होती है उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से जब अल्फा मास ग्रेटर होगा तो डेफिनेटली इसका साइज एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और इसे किसी पार्ट मतलब सरफेस में पेनिट्रेट करवाना मुश्किल होगा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी इन तीनों में से। लीस्ट पेनिट्रेशन पावर ड्यू टू लार्जेस्ट साइज। और अगर आपने इसे स्टॉप करना हो तो बस आप सिंपल एक पेपर की हेल्प से भी इसे स्टॉप कर सकते हो, सो इट कैन बी बाय पेपर। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हैवी है और ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर भी नहीं है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा दूर मूव करने की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। फ्यू सेंटीमीटर्स। और इसी तरह अगर आप इसकी स्पीड देखो, तो 10 की पावर 6 मिलेगी इसकी स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये इसकी जो है वो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम इसमें और पॉइंट्स ऐड करेंगे। आयोनाइजेशन पावर का, आयोनाइजेशन पावर इसकी हाईएस्ट होगी। आयोनाइजेशन प्रोसेस आपको पता होगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव करते हो जब किसी भी एलिमेंट से, तो उसमें आयोनाइजेशन होती है, वो आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। तो आयोनाइजेशन अल्फा में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर है, इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस आसान होता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। हाईएस्ट आयोनाइजेशन ड्यू टू ग्रेटेस्ट चार्ज। और इसी तरह से बाकी बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके देखते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, और सारे यही पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वहां पर भी। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बीटा। अब बीटा पार्टिकल की नेचर की बात करें तो ये बिल्कुल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसका जो चार्ज होगा वो डेफिनेटली -1 होगा। और इसका जो सिंबल यूज करेंगे वो, आप ये सिंबल इसका यूज कर सकते हो, और चार्ज जो होगा -1।
और इसके अलावा पेनिट्रेशन की बात की जाए तो इसकी पेनिट्रेशन अल्फा से डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका चार्ज कम है, इसका मास कम है अल्फा से। तो ये बहुत इजीली और उससे ज़्यादा पेनिट्रेट करने की जो है वो पावर रखता है, और इसकी पेनिट्रेशन भी उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसकी पेनिट्रेशन पावर का। ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। और अगर इसे स्टॉप करना हो तो आपको कुछ थिन एल्यूमिनियम शीट यूज करनी होगी, तो जिससे ये स्टॉप हो सकता है, यानी ये पेपर को क्रॉस कर लेगा। स्टॉप बाय फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट। और इसकी जो रेंज होगी वो हम कुछ मीटर्स में काउंट करते हैं। लाइक ये 1 से 2 मीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है, और इसकी स्पीड जो होगी वो स्पीड <3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके अलावा फाइनल इसमें जो आयनाइजेशन पावर होगी वो अल्फा से कम होगी, क्योंकि इस पे चार्ज कम है। एन अल्फा। और इसी तरह से इसमें गैमा को कंपेयर करते हैं, लास्ट जो टाइप है रेडियो एक्टिविटी की। और अब हम इसे गैमा रेस कह रहे हैं, तो रेस का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो होगी वो एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या आप इसे एनर्जी की फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हो, सिंपल। और इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था। और उसके बाद आप इसके चार्ज या सिंबल की बात करें, तो सिंबल इसका गैमा होगा विद जीरो चार्ज, क्योंकि ये रेडिएशन है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस पे कोई चार्ज होता नहीं है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो पेनिट्रेशन पावर इसकी ज़्यादा होगी सबसे। और आप कंपेयर ऐसे कर सकते हो कि ये एक्सरे से इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सरे जब पेनिट्रेट कर सकती है, तो आप ये देखो कि गैमा कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो इसकी बीटा से ग्रेटर होगी, इसका मतलब है अल्फा से भी ग्रेटर हो जाएगी। और इसे स्टॉप करने के लिए आपको लेड मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, लाइक कॉन्क्रीट मटेरियल जो होता है। थिक लेड।
और इसके अलावा अब इसकी जो रेंज होगी, जैसे बीटा की थी फ्यू मीटर्स तक, तो गैमा की काफ़ी मीटर्स तक इजीली उसकी रेंज होगी। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो रेंज होगी इसमें, वो काफ़ी मीटर्स तक होगी, सेवरल मीटर्स। और स्पीड जो है वो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर में पढ़ा है। मीटर पर सेकंड। और उसके बाद जो है वो इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज ना होने की वजह से ये लीस्ट आयोनाइजिंग होगा। तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आ गया, और ये प्रॉपर्टीज आपके पास इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको खुद ही इजीली रिलेट करने में आसानी हो जाएगी कि आपने रिलेट कैसे करना है। और फर्दर इसके बाद अगर हम देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इन्हें कंपेयर करके देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरह से ट्रेवल करेंगे, ये अब आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और इस लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो और करंट की डायरेक्शन पता हो, तो आप फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, वो है इनटू द पेपर। ये जो हमने क्रॉस मार्क किए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए किए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अगर आप सबसे पहले अल्फा को कंसिडर करते हो यहाँ पर, तो अल्फा है पॉजिटिव। तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि करंट में भी हम क्या कंसिडर करते हैं कि करंट में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो अल्फा खुद पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव जो है वो चार्ज की डायरेक्शन से फ्लो होता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास जो फर्स्ट फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और करंट की डायरेक्शन जो है वो आप सेकंड फिंगर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, और अगर नहीं भी करते तो जर्नली भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। लेकिन इन केस क्वेश्चन अगर हो कि ये कैसे पता चलती है डायरेक्शन, तो लेफ्ट हैंड रूल से। तो अल्फा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल से आप पता कर सकते हो। और बीटा का चार्ज इसके ऑपोजिट होता है, तो बीटा इसके ऑपोजिट जाएगा। अच्छा, बीटा आप देखो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि बीटा जो है वो मास वाइज और चार्ज वाइज अल्फा से कम है। तो अल्फा हैवी है, उसको डिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो हैवी है। लेकिन बीटा जो है वो बहुत लाइट है उसके कंपैरिजन में, तो बीटा जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका लेस मास और लेस चार्ज की वजह से। और जो तीसरा गैमा है वो स्ट्रेट चला जाएगा, उसमें कुछ भी आपके पास चेंजेस आपको नहीं मिलेगी। तो गैमा चला जाएगा स्ट्रेट।
तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इन्हें कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसान है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट कंसीडर की, लेट सपोज, और एक साइड पे नेगेटिव प्लेट को कंसीडर किया। तो यहाँ पर होगा ये कि जो अल्फा होगा वो तो, अब जैसे ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव, तो अल्फा डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा नेगेटिव की तरफ। और सेम वही कॉन्सेप्ट कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। और बीटा क्योंकि लाइट है, वो अगेन शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और गैमा चला जाएगा स्ट्रेट बिना किसी चेंज इन डायरेक्शन के। तो ये आपके पास सिनेरियो हो गए अल्फा बीटा और गैमा के लिए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसमें रेडियो एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया था कि एमिशन होता है और ये सब अनस्टेबल एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ अलग से मेंशन कर देता हूँ, वहाँ मेंशन नहीं किया था। डिस्कस कर लिया था हमने कि ये अनस्टेबिलिटी जो होती है उस वजह से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये सारी रेडिएशन इस वजह से होती है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और एनर्जी को एमिट आउट करता है। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स और एनर्जी टू गेन अ स्टेबल स्टेट। और स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो ये एमिशन करता है। और अगर आप वैसे देखो पीरियोडिक टेबल में नेचुरली, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं लेड के बाद वो सब जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सो ऑल एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचुरली। तो उनमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस आपको नेचुरली मिल जाएगा, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप खुद अनस्टेबल कर सकते हो इजीली, और फिर उसमें से आप रेडिएशन एमिट करवा सकते हो। अल्फा जो है वो शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो देर से डिफ्लेक्ट होगा तो उसका एंगल शॉर्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप देखो एक इतना जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है और एक इतनी देर से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके हिसाब से जो एंगल होगा वो आप इजीली मार्क कर सकते हो। आप एक नॉर्मल लाइन जैसे बनाओगे तो आप इसका एंगल देखो और आप इसका एंगल देखो। ठीक है, तो ये वाला एंगल ग्रेटर है। तो बीटा क्योंकि जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका एंगल ग्रेटर होगा, और अल्फा देर से डिफ्लेक्ट हो रहा है उसका एंगल शॉर्ट होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक न्यूक्लियस एक ही टाइप की रेडिएशन एमिट करे। एक न्यूक्लियस आपके पास दो रेडिएशन की कैट टाइप की भी एमिट कर सकता है, तीन भी कर सकता है, कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि एक न्यूक्लियस एक ही रेडिएशन, एक ही टाइप की रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है,
तो ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए हमने रैंडम और स्पॉन्टेनियस पहले डिस्कस किया था, तो वो उसका मतलब ये भी है कि कोई इसमें फिक्स कैटेगरीज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी इक्वेशंस, अब जैसे अल्फा पार्टिकल हमने लिखा, तो मतलब अल्फा पार्टिकल जब एमिट होगा तो क्या चेंज आएगा पार्टिकल में, किस तरह का चेंज आएगा, ये हमने मेंशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, इसका नंबर आपने याद रखना है फिक्स, हीलियम के इक्वल होता है, आसान है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूरेनियम गिवन हो, ठीक है, नॉर्मली आपको इक्वेशंस में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम 92 235। तो 92 और 235 जो यूरेनियम है, ये आपके पास एमिट करेगा अल्फा। और उसके साथ साथ आपको एक और एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब उसका नाम याद करना आपको ज़रूरी नहीं है ना, वो आपसे एग्जैक्ट नाम पूछेंगे इक्वेशन में। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जैसे 92 में से 2 अल्फा ने ले लिया, 235 में से 4 अल्फा के पास चला गया, तो जो बाकी बचेगा वो एक एलिमेंट के पास जाएगा जिसकी वैल्यू 90 और 231 होगी। ठीक है, तो इस एलिमेंट का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो आपसे नाम नहीं पूछते एग्जैक्टली। ठीक है, अगर वो पूछेंगे भी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, उससे रिलेट करके पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं वो आपको बस बोले कि आप इक्वेशन पूरी खुद से लिख कर दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल की हो गई। इसी तरह बीटा की अगर आप देखो, तो बीटा में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब बीटा पार्टिकल ये आ गया, और बीटा पार्टिकल की इक्वेशन में भी, अब इसमें भी आपके पास एक एलिमेंट बन जाएगा, लेट्स सपोज उसे हम जेड लिख देते हैं। अब आप इसमें जब सब्ट्रैक्शन करोगे, जैसा आपने पहले की थी 92 माइनस 2 90 बचा था, अब यहाँ पे 92 माइनस -1 करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 93 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 235 जीरो 235 ही रहेगा। तो अब इस इक्वेशन में आप देखो, वैल्यू कम होने के बजाय एक वैल्यू आपको ज्यादा मिल गई, 92 के बाद 93 मिल गया। ठीक है, अब 93 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक एलिमेंट आपको ज्यादा इस वजह से मिल रहा है कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में बेसिकली बैकग्राउंड में हो ये रहा है, इक्वेशन वाइज तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें प्रोसेस ये होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये आपके पास हो गया बीटा। और गैमा में बेसिकली कोई वैसे तो चेंज नहीं आएगा। गैमा रेस, अच्छा गैमा रेज में होगा ये कि इक्वेशन पे तो वैसे कोई नंबर वाइज चेंज आपको नजर नहीं आएगा।
तो ऐसा इसमें कोई चेंज तो नहीं मिलेगा आपको नंबर में। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ये होगा कि ये अनस्टेबल था, और ये जब गैमा एमिट हुआ तो इसमें काफी सारी एनर्जी एक्स्ट्रा एमिट हो जाएगी। तो ये आपको पहले से ज्यादा स्टेबल स्टेट में मिलेगा। तो चेंज आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। अब इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास इक्वेशंस भी आ गई, इक्वेशंस आपने कैसे करनी है। इसके बाद बस इसमें हाफ लाइफ और न्यूक्लियर रिएक्शंस रह जाएंगे, बाकी ये चैप्टर पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, इसके ये जो दो पार्ट्स थे वो डिके से रिलेटेड है, मतलब रेडिएशंस जो एमिट होंगी उससे रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बी पार्ट को कंसिडर करते हैं, सो द आइसोटोप X1 इज अ बीटा एमिटर, तो इसमें से बीटा एमिट होगा, और आपको एक आइसोटोप मिलेगा स्टेबल फॉर्म में X2। और अब आपने बताना है कि हाउ अ न्यूक्लियस ऑफ X2 डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ X1। तो अभी हमने जैसे बीटा की इक्वेशन डिस्कस की, तो बीटा की इक्वेशन आप यहाँ भी डिस्कस करोगे। अब X1 में, अब ये आइसोटोप था ना X1 का, इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, और न्यूट्रॉन 7 थे। तो ये बन रही थी इसकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, 5 और 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बीटा एमिट करेगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। मतलब आपको एक नया आइसोटोप मिल रहा है X2, 12। ठीक है, एक नंबर बढ़ जाएगा जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया। तो अब जो इन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या आएगा, तो न्यूक्लियस में डिफरेंस ये आएगा कि एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, पहले से ज्यादा, इन X2। वन मोर प्रोटॉन एडिड, बिकॉज इन बीटा डिके वन न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से वो पूछ रहे सजेस्ट व्हाई X2 इज स्टेबल वेयर एज X1 इज नॉट स्टेबल। तो बेसिकली क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो वो एमिट आउट होने के बाद जो है वो X2 स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू X1। ठीक है, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड एक जो पार्ट रहता था इस क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हाफ लाइफ के भी आएंगे, क्योंकि अभी हमने हाफ लाइफ करना है। तो अब इसमें है इट शोज द पाथ ऑफ 3 पार्टिकल्स
और तीनों अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये गोल्ड फॉइल की तरह मूव कर रहे हैं। 4 गोल्ड न्यूक्लियाई आर शोन, तो यहाँ पर 4 गोल्ड न्यूक्लियाइज भी रिप्रेजेंट किए। कंप्लीट द पाथ ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल्स। तो बेसिकली इन पाथ्स में अब आपने वो जो एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था उन्हीं को फॉलो करना है, कि जो इससे स्ट्राइक नहीं करेगा वो स्ट्रेट चला जाएगा, और जो इनके एजेस को स्ट्राइक करेगा वो लार्ज एंगल से मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और जो बिल्कुल हेड ऑन इसको फ्रंट से जाकर स्ट्राइक करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टेट द साइन ऑफ द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है। उन्होंने सिर्फ साइन पूछा है, वैसे नंबर नहीं। तो आप सिर्फ पॉजिटिव भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है द न्यूक्लियाइड न्यूटेशन फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू दिस। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बताने कितने होंगे। तो बहुत आसान है, आपको पता है 79 जो है प्रोटॉन है, 79 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 198 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें 198 माइनस 79 इज इक्वल्स टू 119। तो ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और बाकी जो है वो उसमें हाफ लाइफ और न्यूक्लियर रिएक्शन रह जाएगा। तो वो कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और फिर हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम हाफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे।